नमस्कार। मद्य स्नान के बारे में सुना है? एक ऐसी प्रथा जिसमें जब ब्राह्मण अपना खाना खा लेता है और जूठन छोड़ देता है तो उस जूठन पर लौटते हैं दलित, आदिवासी और पिछड़ा जात के लोग। ये प्रथा है कई उन इलाकों की जो बेंगलोर और कर्नाटका के आसपास के क्षेत्र में है। सुनने में लगती है कहानी, आज के समाज में कहाँ होता होगा। आज के पढ़े लिखे समाज में तो कास्ट बहुत पीछे की कहानी है, कोई इस पे ध्यान भी नहीं देता। और आप जो कि आईआईएम से पढ़ करके आए वो ऐसी बातें करते हैं। इसकी एक जरूरत है। पिछले दिनों गोपाल दास जो कि आईआईएम बेंगलोर के हैं, एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किया गया आईआईएम बेंगलोर जैसी संस्था में। है ना अजीब बात। तो जो चीज आपके गांव गली में हो रही थी वो आईआईएम बेंगलोर में भी होती है और ज्यादा होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि जातिगत छीटाकशी की गई और तो और उनकी कास्ट को सार्वजनिक करके मेल पर डाला गया। और ये किसी और ने नहीं, उन्हीं के संस्थान के डायरेक्टर ने किया। तो जब ऐसा हुआ तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक गठन किया गया जिसमें कार्यवाही और उसके एविडेंस निकालने की कोशिश की गई कि वाकई क्या गोपाल दास की बात सही है या गलत है। डीसीआरई ने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करी और उस रिपोर्ट में माना कि जो बातें उन्होंने कही है, यानी कि एक दलित समाज के फैकल्टी के ऊपर जातिगत छीटाकशी के आरोप जो उन्होंने लगाए, यानी गोपाल दास ने लगाए हैं, वो सही है। और एक ऐसा मेल लिखा गया था जिसमें उनकी जाति को सार्वजनिक किया गया। अब आप पूछेंगे कि इसमें नया क्या है या गलत क्या है। पहली बात तो जातीय एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है हमारे समाज में कि जिसके ऊपर कोई चर्चा करना नहीं चाहता, लेकिन उसको सबने मान जरूर लिया है और अभिमान भी जरूर करता है। तो कुछ जातियां हमारे देश में जो अपनी जाति को लेकर बहुत अभिमानित हैं और उस पर अपने नाम के आगे अपनी जाति को लगा करके अपनी मूंछ में ताव भरते हैं। वहीं कई लोग हैं जिनको कि जब ये सार्वजनिक करी जाए तो उन्हें अपने समाज में कई अलग तरीके की परेशानियों को झेलना पड़ता है। जैसे कि जब आप एक विशिष्ट जाति से आते हैं तो आपके कॉलेज में आपके कलीग आपको एक दूसरी निगाह से देखने लगते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा गोपाल दास और अन्य कई जाति विचारकों ने भी कहा है। अगर हम संविधान की बात करें तो बाबा साहब अंबेडकर द्वारा लिखे गए हमारे देश के संविधान में कुछ जातियों को जातिगत आरक्षण दिया गया है। और वो आरक्षण इसलिए दिया गया है क्योंकि हिस्टोरिकली वो जातियां पिछड़ित रही हैं। जैसे ओबीसी को 27%, एससी को 15% और एसटी को 7.5%। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी गाइडलाइन दी और कहा कि भैया ये जो जातियों को आरक्षण दिया गया है वो सही है और ये प्योरली उनके संख्या के अनुपात में है। लेकिन अब इस आरक्षण का हो क्या रहा है? यह आरक्षण पढ़ाई में भी है और यह आरक्षण फैकल्टीज यानी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनकी फैकल्टीज को भी प्रदान किया गया है। यानी कि अगर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे आईआईएम, आईआईटी, इसमें 100 फैकल्टी एडमिट करे जाएंगे तो उसमें से 27 फैकल्टी ओबीसी कास्ट से आनी चाहिए, 15 फैकल्टी एससी से आनी चाहिए और 7.5 या अमूमन 7 से 8 फैकल्टियां एसटी से आनी चाहिए। लेकिन सच्चाई इससे बहुत परे है। ऑल इंडिया ओबीसी स्टूडेंट फेडरेशन की एक आरटीआई डाली गई 2019 में और उसमें आईआईएम बेंगलोर के बारे में बताया गया है 103 फैकल्टीज में से 85% फैकल्टीज जनरल में है, 2.9% फैकल्टीज ओबीसी की हैं, 1.9% फैकल्टी ही सिर्फ एससी की है। यानी जहां आरक्षण होना चाहिए था 27%, उसमें मात्र 2.9%, और जहां आरक्षण होना चाहिए था 15%, वहां 1.9 यानी 2 से भी कम प्रतिशत की फैकल्टीज जो है वो इन जातियों से आती हैं। ये क्या मात्र सहयोग है या साजिश? सिर्फ आईआईएम बेंगलोर ही नहीं, अगर आईआईएम इंदौर की तरफ चलें जो कि प्रीमियम आईआईएम है, वहां पे भी सिचुएशन ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। देखिए, और ऐसे अन्य सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में हर जगह अगर देखा जाए तो मोटा मोटी 10% से कम ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ओबीसी, एससी और एसटीज की भागीदारी है फैकल्टीज में। तो आपको यह नहीं लगता कि जब कोई एक पिछड़ी जाति का या फिर दलित जाति का स्टूडेंट पढ़ने जाता है
तो उसके साथ बराबरी का ट्रीटमेंट करेगा उसका टीचर? पुराने समय में तो कहा जाता था बिहार जैसी जगहों में जब एक पिछड़ी जाति का या दलित जाति का स्टूडेंट और एक उच्च जाति का टीचर सामने बैठता था तो वो उसको क्लास से बाहर करके फेल करने तक की बात करता था, और इसी वजह से एक बड़ा आंदोलन छेड़ा था लालू प्रसाद यादव ने। लेकिन अब लोग कहेंगे कि वो तो पुरानी बात थी, आज तो हम 30 साल आगे आ चुके हैं जातियों में। लेकिन सच्चाइयां हमारे सामने हैं। अगर आईएम जैसी संस्थाएं ऐसा डिस्क्रिमिनेशन कर सकती हैं जातिगत स्वरूप में, तो सोचिए कि बाकी जगहों पे अभी भी स्थिति कितनी कमजोर है। अब जब डेटा की बात कर ही रहे हैं तो एक और फैक्ट आपको और दिए देता हूं। जब 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सर्वे कराया तो सारे आईएम्स में 1148 फैकल्टीज हैं, और इन आईएम्स में से मात्र 11 ऐसे आईएम थे जहां दलित और आदिवासी फैकल्टीज एग्जिस्ट करती हैं। यानी 20 आईएम में से 11 में ये फैकल्टीज हैं और 9 आईएम में तो ये फैकल्टीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। मतलब स्टूडेंट तो उस जाति का वहां जा रहा है, लेकिन वो अपने एक भी प्रोफेसर को वहां जाति का नहीं पाता। तो मानिए कि एक डिस्कशन हो रहा है क्लास में और उसमें कहीं पे जाति भेदभाव आ जाता है, तो स्टूडेंट की तरफ से तो कोई है जो अपने अनुभवों को शेयर कर सकता है और उसको लोग अप्रिशिएट कर पाएंगे और मानेंगे। लेकिन टीचर क्या वाकई अप्रिशिएट करेगा? क्योंकि उसने उस स्थिति को देखा ही नहीं। और यही चीज है जिसकी तरफ सरकार को गंभीरता की तरह देखने की जरूरत है। जब आंकड़ों की बात हो ही रही है तो एक और आंकड़ा दिए देता हूं। इंस्पायर नाम की एक फेलोशिप प्रोग्राम है जिसमें पोस्ट डॉक्टरल कैंडिडेट्स के लिए फेलोशिप प्रदान की जाती है। इनके हिसाब से यह बताया गया है कि 80% फेलोशिप जनरल कास्ट के लोगों को ही प्रदान होती है और मात्र 6% फेलोशिप है जो कि दलित समाज को प्रदान होती है, और मात्र 1% फेलोशिप है जो कि आदिवासी समाज से आए हुए लोगों को मिलती है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आजादी के इतने साल बाद भी जाति एक सच्चाई बनकर के हमारे सामने खड़ी हुई है? और जैसे जैसे हम अपने आप को सामाजिक दायरे पे ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं और उसी माध्यम से, यानी बाबा साहब के दिए हुए माध्यम पढ़ाई से जब अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, तो यही जाति हमारे सामने एक रोड़ा बन के खड़ी हुई है। इसको सुधारने से पहले इसको पहचानने की जरूरत है, और इसकी पहचान आप करेंगे। धन्यवाद।